नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स के इस भाग में आपका स्वागत है। यह करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है और जिसका क्रक्स निकाल करके लिख करके आप लोगों के समक्ष हाजिर होती हूँ। आइए देखते हैं 19 दिसंबर 2022 के दिन का करेंट अफेयर। तो इसमें जो पहला करेंट अफेयर दोस्तों 1970 से 2018 की अवधि में जो पृथ्वी पर जीव रहे हैं उनकी संख्या में 69% की गिरावट आई है। 69% की। यह किसकी रिपोर्ट है? यह लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है जिसने 2022 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि लिविंग प्लैनेट जो रिपोर्ट है वह क्या है। तो यह रिपोर्ट जो है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एवं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा संयुक्त रूप से निकाली जाती है। यानी किसके द्वारा? WWF एवं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। पत्रिका का नाम वो क्या है? रिपोर्ट का नाम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। और इसको कितने अंतराल पर निकाला जाता है? तो 2-2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी इसको हाल ही में अक्टूबर माह में जारी की गई है, अक्टूबर 2022। सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वह विश्व के किस क्षेत्रों में आई है? तो उसको हम क्रमवार 1, 2, 3 करके मैंने लिखा हुआ है ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो हम बता पाने में सक्षम रहें। तो पहला जो है लैटिन अमेरिका प्लस कैरिबियाई क्षेत्र में जो जीव जंतुओं की कमी आई है वह है 94%। और दूसरे नंबर पर है अफ्रीका जो कि 66% कमी के साथ दूसरे नंबर पे आया है। एशिया एवं पैसिफिक 55% कमी के साथ तीसरे नंबर पे उपस्थित है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट WWF एवं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 1970 से लेकर के 2018 के मध्य में जो जीव जंतुओं की कमी आई वो कितनी आई है? 69% आई है। कितनी कमी आई है? 69% आई है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन के जो है 4 क्षेत्रों को रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है, अपने देश का हिस्सा बना लिया है। ये कितना लगातार ये युद्ध चलने से तेल में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है और भी तमाम ऐसे आयात निर्यात के साधन हैं जो प्रभावित हुए हैं। विश्व स्तर पे ये स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तो यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? ये चीज़ बहुत याद करने लायक है कि लुहांस्क पहला जैसे लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसान, जपोरिजिया, ये चारों क्षेत्र का नाम आपको याद करना होगा कहाँ है और किस विशेषता के साथ है। हालांकि मैंने विशेषता तो नहीं लिखी है लेकिन अगले आने वाले करेंट अफेयर्स में इसकी विशेषता के साथ मैं लिखूंगी ताकि ये समझ में आए कि इसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसकी क्या विशेषताएं, यहाँ खनन होता है कि यहाँ जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र हैं लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसान, जपोरिजिया, इसको जो है रूस ने खुद में शामिल कर लिया है और इस कारण से यूक्रेन ने दोबारा नाटो में एंट्री के लिए अर्जी लगा दी है। तो लुहांस्क पूछेगा प्रश्न कि वो लुहांस्क अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था वह किस देश के का हिस्सा है? तो वह आप लोग को अगर पढ़े होंगे तो बता देंगे यूक्रेन का हिस्सा है। तो क्वेश्चन बताने से हमारे एग्जाम को पास करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यूक्रेन का जैसे कि उसने नाटो में शामिल होने की बात की, तो अब ये हम जानते हैं कि नाटो है क्या। थोड़े से इसका क्रक्स पॉइंट मैंने निकाल लिया था जिसको आप लोग अगर जान लेंगे तो आपकी एग्जाम वनडे एग्जाम हो चाहे फिर आप कोई मेंस वगैरह देंगे तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो नाटो, पहले तो प्रश्न ये पूछेगा कि नाटो की स्थापना वर्ष। तो अप्रैल 1949 में। नाटो का स्थापना वर्ष कब? अप्रैल 1949 में। और यह क्या है? यह पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है। क्या है? पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है यह। सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है अगर देखा जाए तो सदस्य संख्या वर्तमान में इसकी 30 है। वर्तमान में कितनी है? 30 सदस्य संख्या इसकी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की सुरक्षा करना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नाटो के किसी सदस्य पर हमला से इसमें क्या होता है कि सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। यानी कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया हुआ है
तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इसके अन्य सदस्य देश है यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ सकते हैं। स्थापना 12 सदस्य देशों द्वारा 1989 में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 12 सदस्य देशों द्वारा 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल फिलहाल में जो देश इसमें एंट्री पाई है वो देश का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। 2020 में इसकी एंट्री हुई है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गाम्बिया में खांसी की दवा के पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल, इंडिया के फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन खांसी की दवा पीने से ये पूछेगा कि, हालांकि ये क्वेश्चन आने की संभावना तो कम है क्योंकि यह भारत के फार्मास्यूटिकल के खिलाफ हो सकता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो गाम्बिया के जो है 66 बच्चों की मौत हो गई। यह दवा कहाँ बनती थी? हरियाणा स्थित एक मेड इन फार्मास्यूटिकल था, वो ड्रग कंपनी है जो यह दवा बनाती थी। यह सिरप था, खांसी का सिरप था, और यह 66 बच्चों को वहाँ गाम्बिया में पिलाया गया, जिससे उन बच्चों की मौत हो गई। जबकि भारत में यह बैन है, यह जो खांसी का सिरप है वो बैन है। अब दोस्तों देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो है पाकिस्तान FATF का जो ग्रे लिस्ट होता है उससे बाहर आ गया है। तो इस बारे में यह काफ़ी चर्चा में रहा है FATF। तो इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यह किसने कब बना था, किसने बनाया था। तो G7 देशों के पहल पे, किसके पहल पे बना था? G7 के देश का जो ट्रिक मुझे याद आता है वो है JJ फैब्रिक। उस अनुसार आप जो है उसको याद कर सकते हैं। G7 देशों के पहल पर इसका गठन किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। G7 देशों के पहल पर इसका गठन किया गया। यह क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। यह क्या करता है? FATF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय चयन है, व्यवस्था है, को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाता है। अब क्या हो, आगे के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसमें एक ये भी है कि इसका गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1989 में। और नाटो का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो वो 1949 अप्रैल माह में गठन हुआ था। तो इसमें कितने सदस्य देशों ने गठन किया था? 16 सदस्य देशों ने। और नाटो को कितने सदस्य देश ने वो किया था इसका गठन? तो वो जो है 12 सदस्य देशों को, नाटो को 12 सदस्य देशों ने बनाया था। और 16 सदस्य देशों के मतलब मिलने से 1989 में FATF का गठन हुआ था। वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या देखें तो भारत सहित इसकी सदस्य संख्या 37 है। कितनी है? 37 है। तो दो अतिरिक्त इसमें क्या है? क्षेत्रीय संघ है। जैसे एक यूरोपीय संघ है, एक GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो है इसकी FATF के बारे में रहा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आ गया है। भारत व पड़ोसी देशों की रैंकिंग हम देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंकिंग जारी की गई है अभी, वो 121 देशों को मिला करके जारी की गई है। भारत की रैंक हम देखेंगे तो भारत की रैंक 121 देशों में 107 है। कितनी है दोस्तों? 107। भारत की रैंक 107 है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति दर्शाती है भारत की। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि जैसे जब ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, तो भारत ने जब अपनी रैंकिंग देखी तो इसमें भारत सरकार ने एक्शन लिया कि यह जो है बायस्ड अप्रोच से निकाली गई रिपोर्ट है, यानी कि यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है, यह सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। तो यही है कि भारत की रैंक 121 देशों में 107 है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि श्रीलंका का जो रैंक है वह 64 है, म्यांमार 71 नंबर पे, श्रीलंका 64, म्यांमार 71, बांग्लादेश वहीं 84 पर है, नेपाल की रैंक 81 है, पाकिस्तान की 99 रैंक है जहां टमाटर 700 रुपये किलो मिलता है, और भारत 107 रैंक के साथ है। पिछले वर्ष जो रिपोर्टिंग हुई थी 128 देशों की रिपोर्टिंग हुई थी। कभी कभी क्या होता है, पिछले वर्ष की रिपोर्टिंग में भारत की रैंकिंग पूछ लेता है, तो इस बार जो 2022 में हुई है 121 देशों में भारत की रैंक 107 है, और पिछले वर्ष 128 देशों में जो भारत की रैंक है वह 101 है। कितनी है? 101 है दोस्तों, 101। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रेंज है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने इसलिए लिखा इसको।
जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान होता है वो 0 से 100 होता है। ये दोस्तों 100 मान लीजिएगा, 0 से ये 100 होता है। कितना होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान? 0 से 100 होता है। किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा उतनी ही समझ लीजिए कि भुखमरी की स्थिति विकराल होगी। क्यों? क्योंकि अभी देखिए भारत की जो रैंक है 107 रैंक है। भारत की रैंक 107 रैंक होने की वजह से, क्योंकि इसका मान जो है ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भूख की स्थिति विकराल बनी हुई है रिपोर्ट के मुताबिक। सूचकांक का मान जितना कम होगा बेहतर स्थिति बनेगी, जैसा कि हमने श्रीलंका, म्यांमार आदि का देख लिया। अब इसमें देखेंगे कि भारत किस मोड में है, लो में है कि मीडियम में है कि मॉडरेट में है कि सीरियस में है कि अलार्मिंग कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो सीरियस में भारत जो इसका तीसरा कैटेगराइजेशन किया गया है सीरियस का, तो भारत सीरियस में है, जो कि उसकी जो संख्या है 20 से 34.9, इसमें सीरियस आता है और सीरियस में भारत स्थित है। अलार्मिंग में कुछ देश है जो कि मतलब उनकी रैंकिंग नहीं की गई है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कोई देश नहीं है। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दो गैर सरकारी संगठन, वेल्ट हंगर विल्फ, ये जो मैंने लिखा हुआ है वेल्ट हंगर विल्फ जर्मनी का है, एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यह आयरलैंड की है, के संयुक्त प्रयास के द्वारा यह रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। किससे मिलकर के बनती है? जर्मनी का वो गैर सरकारी संगठन है वेल्ट हंगर विल्फ और कंसर्न वाइल्ड लाइफ है आयरलैंड का। ये दोनों के प्रयास से यह रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है दोस्तों। तो वर्ष 2017 तक यह रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित इफ्री जो हमने सुना था के द्वारा जारी की जाती थी। इसके जारी करने के कितने पैरामीटर्स है? इसके जारी करने के 4 पैरामीटर्स है दोस्तों। एक तो है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चा जो है कुपोषित है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कद के हिसाब से वजन का कम होना। हमारी लंबाई तो बढ़ गई लेकिन वजन उस मात्रा में नहीं बढ़ा। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि उम्र के हिसाब से लंबाई में कमी। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि उम्र तो बढ़ गई लेकिन लंबाई हमारी नहीं बढ़ी। चाइल्ड मोर्टेलिटी माने बाल मृत्यु दर इसे कहते हैं। तो ये चारों जो पैरामीटर हैं इसके आधार पे जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें 2021 में भारत की वो जो रिपोर्टिंग रही है 128 देशों में 101 रही है, और 2022 में भारत जो है 121 देशों में 107 नंबर पे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर बहुत मिलते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन एक बात हमको बताइएगा आप लोग ज़रूर कि अगर जो कुछ कमियां रहती हैं हमें बताएं, ताकि हम इसका समाधान कर सकें और आगे बहुत ही अच्छी कंटेंट आपके सामने ले आ सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।